हेलो, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका क्रिस्टल कॉन्सेप्ट पे। मैं हूं कुशाल जैन और आज हम लेके आ चुके हैं स्टैंडर्ड 8 का सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए हिंदी का पेपर, जिसका पैटर्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको जल्द से इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और ये है पेपर नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और दिस इज अ पेज नंबर 3। एक बार मैं फिर से बैक कर लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से इसका। ये है पेज नंबर 1 और ये है पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3। आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अपलोड प्रोवाइड कराइए। इसलिए हम आपके कहने पे एक टेलीग्राम चैनल लेके आए हैं जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर प्री अपलोडेड है और इसी के साथ आपके अगर कोई डाउट्स है तो वो भी इस ग्रुप पे क्लियर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृति क्रमांक एक। इसमें आपको एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा पैसेज दिया हुआ है जो कि आपके पुस्तक से लिया हुआ है, जो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए रीड करने वाला हूँ। ये कन्वर्सेशन है एक अ, दांत और जबान के बीच। देखिए क्या कहते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा, जिह्वा यानी जबान, जीभ। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जिह्वा ने किस तरह से उत्तर दिया? विवेकपूर्ण। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। एग्जाम्स होने के कारण हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। कहते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो दांत कितने भी नुकीले हो, पर कहाँ पर? मुंह के अंदर। मुंह के बाहर उनका कोई भी काम नहीं है। विनम्रता से कहती हूँ, बहुत पोलाइटनेस से जबान कह रही है कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने व झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी। देखिए, जिह्वा कैसे बोल रही है? विवेकतापूर्ण। और दांत कैसे बोल रहे हैं? तो धमकी देके, यानी कि घमंड में बोल रहे हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर यानी कि उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। जब टीचर हमसे सवाल पूछती है तो हम भी कैसे हो जाते हैं? निरुत्तर हो जाते हैं। हमारे पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना है और हमें जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है कि घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। देखिए क्या पंक्ति दी है। किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में। वाह वाह, क्या बात है। कि किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। क्या बात है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। यानी क्या? जीभ से लोहा ले लिया? नहीं, जबान को आखिर मान लिया कि जबान जो है वो श्रेष्ठ है और बहुत विनम्र भी है। जो लोग श्रेष्ठ होते हैं वो अक्सर विनम्र होते हैं, क्योंकि फलदार पेड़ ही हमेशा झुका हुआ होता है। अकड़ तो हमेशा मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए हमेशा हमेशा कैसे रहना है? विनम्र बन के रहना है, अकड़ के नहीं रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला। इसमें आपसे पहला सवाल पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए, जो कि है जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। जीभ ने क्या चेतावनी दी प्यारे बच्चों? तो जीभ ने क्या कहा था उनसे? डॉक्टर को बुलाऊं, है ना? ये कहा था डॉक्टर को बुलाऊं। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। यानी कि उसने डॉक्टर को बुलाने की चेतावनी दी। तो जीभ द्वारा दी गई चेतावनी, ये आपको ये पैसेज में से ढूंढ के यहाँ से लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखो। कौन से शब्द, कौन सा इसमें से सही है, ट्रू फॉल्स लिखना है। तो जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा यानी क्या? जबान, जीभ ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया। क्या उसने बदतमीजी से बात की? क्या उसने घमंड से बात की? नहीं, विवेकपूर्ण उत्तर दिया। तो इसका जवाब क्या आएगा? गलत। दांत घमंडी थे, बिल्कुल सही। दांत को बहुत घमंड था कि हम इतने हैं, 32 दांत है, जीवान को घेरे हुए, इसलिए दांत घमंडी थे। तो ये ट्रू होगा। अब इसे क्रमानुसार लगाना है। क्रमानुसार यानी क्या? तो यहाँ पे चार आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1,
2 3 4, इसमें से पहली कौन सी घटना हुई ये आपको लिखना है। तो बहुत ही शॉर्ट में आपको जल्दी से पढ़ना है। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे और घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी अपनी हार क्यों मानने लगे, ये पहला हुआ। ठीक? उसके बाद दूसरा क्या हुआ था, तो जीभ ने दांतों का घमंड चूर करते हुए उन्हें चेतावनी दी। उसके बाद घमंडी दांत निरुत्तर हो गए। और चौथा सबसे लास्ट में क्या हुआ था, तो घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो इस तरह से आपको क्रमशः ये लिखना है, पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी, तीसरी कौन सी हुई थी और चौथी कौन सी हुई थी। आप समझ गए होंगे। नाउ विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। किसने किससे कहा, लिखिए। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। ये धमकी किसने किसको दी थी, तो दांतों ने जिह्वा को कहा था। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। वचन बदलना है। वचन यानी क्या, अगर एक वचन होगा तो अनेक वचन करना है और अनेक वचन होगा तो एक वचन करना है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है हड्डी। हड्डी, हड्डी यानी एक हड्डी, है ना। और इसके आगे अगर इसको बहुत सारा करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें करना पड़ेगा हड्डिया, है ना। बहुत सारी हड्डियां, एक हड्डी होती है और बहुत सारी हड्डियां, चंद्र बिंदु देना है या के ऊपर, याद से। पंक्ति, सेब, पंक्ति का क्या हो जाएगा पंक्ति या, है ना। थोड़ी सी बड़ी सुंदर से अक्षर आप समझ लीजिएगा, और या लगाना है इसके पीछे और इसके पीछे भी या लगाना है। इस तरह से हड्डी एक वचन है तो हड्डियां अनेक वचन, पंक्ति एक वचन है तो पंक्ति या अनेक वचन हो जाएगा। नाउ प्रश्न ब, विभाग 2, पद्य, है ना। पद्य यानी क्या, पोएम्स। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको कविता दी गई है। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष तल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, धरती का श्रृंगार हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। धरती का श्रृंगार इनसे होगा। श्रृंगार यानी वो मेकअप नहीं जो आप लड़कियां करती है। धरती का श्रृंगार, धरती कैसे सुंदर होगी, तो धरती मेकअप पाउडर कर सकती है क्या, नहीं। तो धरती सुंदर लगेगी फूल और फलों से। धरती किससे सुंदर लगेगी, फूल और फलों से। जब हरी भरी होगी तो धरती अपने आप सुंदर लगेगी, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। धरती का आंगन इससे महके, धरती का जो आंगन है वो किससे महकता है, तो कर्म ज्ञान और विज्ञान से। किससे महकता है प्यारे बच्चों, कर्म ज्ञान और विज्ञान से। ना प्रश्न नंबर या प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित यानी यहाँ पर लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। कौन से शब्द लिख रहे हैं, पर्यायवाची। पर्याय मीन्स ऑप्शन, नॉट अपोजिट। पर्याय यानी कि इनकी ही तरह से। कुमुद, कुमुद का मतलब क्या होता है आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आपको सही जवाब आता था तो आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर अगर जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं तो कुमुद का मतलब होता है कमल। क्या मतलब होता है, कुमुद का कमल, है ना। सरिता, सरिता किसी का नाम नहीं है, आपकी पढ़ने वाली दोस्त नहीं है। सरिता का मतलब होता है नदी, बहने वाली नदी। सरिता का मतलब होता है नदी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पद्यांश पंक्तियों का, देखिए यहाँ पे पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। यहाँ पे जो आपको पोयम में से जो लाइंस दी हुई है उनका सरल अर्थ लिखना है। कविता की लाइन क्या है, सॉरी। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में। तो हम आपके लिए इसका पूरा भावार्थ लेके आए हैं। आपको इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। मैं विद इन शॉर्ट मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, धरती का आंगन में, देखो किस तरह से आपको लिखना है। ये लाइन भी इसमें ऐड करनी है, आस्क फॉर 2 मार्क्स पर आपको लाइन ऐड करनी है। धरती का आंगन महके, कविता डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखी गई कविता है।
इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि या फिर कवि कहते हैं कि धरती का आंगन कर्म रूपी ज्ञान और विज्ञान की सुगंध से महक उठे, चारों तरफ ज्ञान की ऐसी सरिता प्रवाहित हो कि खेत खलिहान बाग बगीचे नगर गांव सब खिल उठे। एंड फर्दर ऑन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसमें से 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको 6 से 8 लाइन इसमें आपको भावार्थ का शुद्ध हिंदी में लिखना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नाउ अगर आपका ये पेपर हो भी चुका है, बहुत से बच्चों की क्वेरी होगी कि ये पेपर उनका हो चुका है फिर भी हमें इसको फाइनल टर्म के लिए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ग्रामर जो होता है उसका पैटर्न कभी भी बदलता नहीं है। ये पोएम्स आपको फाइनल में भी पूछी जाने वाली है, इसकी वजह से आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है। इस पोएम को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, इसलिए हम इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पे और ढूंढने में आपका समय बर्बाद ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। नाउ विभाग तीसरा व्याकरण, प्रश्न क पहला, इसमें आए सर्वनाम एवं क्रिया पहचान कर लिखो। इसमें आपको क्या ढूंढना है? इसमें आपको ढूंढना है सर्वनाम और क्रिया। सर्वनाम यानी क्या? ऐसे शब्द जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं रामायण की कहानी की, तो रामायण का मुख्य पात्र कौन है? श्री राम, है ना? तो यानी कि मैं श्री राम की कथा आपसे कह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि मैं श्री राम के बारे में बता रहा हूँ। और अगर मैं बार बार श्री राम का नाम इस्तेमाल करूँ, जो कि अच्छी बात है, पर फिर भी कहानी में हम किस तरह से बोलते हैं? श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था, श्री राम के पत्नी का नाम सीता था, श्री राम जी के भक्त हनुमान जी। तो बार बार श्री राम यूज करने की जगह अगर मैं उनकी जगह वह करूं कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ, तो आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं राम के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हम स्टोरी रामायण की कर रहे हैं। तो बार बार नाम इस्तेमाल करने की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल किया है, देखिए, वह रोज सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, है ना? तो अब यहाँ पे किसका नाम भी हो सकता था, रोहन रोज सुबह स्कूल, सोहम रोज सुबह, पर ऐसा ना होते हुए यहाँ पे क्या यूज किया है? वह शब्द इस्तेमाल किया ना, यानी कि नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम। देखिए इसके नाम में ही नाम छुपा हुआ है ना, तो वह ये हो जाएगा सर्वनाम, है ना? और क्रिया, क्रिया मीन्स क्या? तो एक्शन। क्रिया मीन्स व्हाट? एक्शन। ओके, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है निकलता, यानी कि बैग लेकर निकलना। निकलना क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो वह हो जाएगा सर्वनाम और निकलना हो जाएगा क्रिया, है ना? अब प्रश्न क्रमांक 2, मुहावरे। देखिए यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे मुहावरे दिए गए, इनका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि क्या करना? बाजार जाना, कुल्हाड़ी खरीदना और अपने पैर काटना? नहीं नहीं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी क्या? कि मुसीबत को सर मोल लेना। अरे मैंने दूसरा मुहावरा इस्तेमाल कर दिया, कोई बात नहीं। अपने पैरों को पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि खुद से ही संकट को बुलाना। मैंने फिर से मुहावरा इस्तेमाल कर दिया। देखिए एक मुहावरे में से कितने मुहावरे निकल रहे हैं, यानी कि संकट को आमंत्रण देना, खुद का नुकसान करवा लेना, है ना? परीक्षा परीक्षा के समय पढ़ाई न करके रोहन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, है ना? दूसरा है गर्व में चूर होना, जैसे कि अभी हमने एक पैराग्राफ देखा ना, दांत दांत कैसे थे? अपने नुकीलेपन की वजह से अपने गर्व में चूर थे, घमंड में थे। तो दांत अपने नुकीलेपन की वजह से गर्व में चूर थे, है ना? तो इस तरह से आपको मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। अब अगर हम देखें तो निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करो। यानी कि ये जो अव्यय दिए हुए वाह और इनका वाक्य में प्रयोग करना, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब वाह हम कब बोलते हैं? जैसे कि हमने अभी जीभ और दांत वाले पैराग्राफ में जैसे ही शायरी पढ़ी थी, हमने वाह वाह बोला ना, उस तरह से इस वाह का इस्तेमाल करना है। वाह, इतना खूबसूरत ताजमहल है, वाह क्या बात है ना? इस तरह से वाह इस्तेमाल करना है। उसके बाद और तो कहाँ यूज करते हैं हम? जो चीजों को जोड़ने के लिए, है ना? राम आया और शाम को अपने संग ले गया, तो हमने अवयव का उपयोग कर दिया, इसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मात्राओं की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न क्रमांक 4, रेखांकित कारक शब्द के कारक का एक पूरा तख्ता होता है, पूरा चार्ट है आपके पास, होगा वरना गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। उसके हिसाब से आपको ढूंढना है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। अब के यह कौन सा कारक है? तो यह कारक है संप्रदान कारक, है ना? हम बिल्ली से तंग आ गए, यहाँ पे से है तो से आएगा अपादान। जब हम किसी चीज को अलग अलग कर रहे हैं,
है ना, तो उस वक्त अपादान इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अब देखिए, बड़े दुखी, ये शब्द आपको सही लग रहा है? थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर दया, कुछ तो गड़बड़ है ना? चलिए आगे देखते हैं। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? ओके, अब देखो, इसमें बड़े दुखी, दुखी की मात्रा क्या हो जाएगी? तो बड़े, यहाँ पे पूरी लाइन आएगी नहीं पर मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। बड़े, ये ड हो गया राइट, दुखी आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ई की मात्रा यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बड़े दुखी लग रहे हो। अब ये किसी ने सेंटेंस बोला इसलिए इसको डबल इनटू इन्वर्टेड दुहेरी अवतरण चिन्ह में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खड़ी पाई देनी है और क्या हुआ में हुआ की मात्रा देखो, आपको क्या हुआ पहले उकार देना है और क्वेश्चन मार्क देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पे। और ये ओके, बड़े, है ना, बड़े एज इट इज आएगा। उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा, ओहो हो गई, ठीक है। बड़े के बाद आएगा दुखी, ना मेरे सुंदर से अक्षर आपको समझने हैं। बड़े दुखी लग रहे हो, अब ये किसी ने वाक्य बोला है इसलिए ये दुहेरी अवतरण चिन्ह में आएगा और यहाँ पे खड़ी पाई आएगी। अब अच्छे समझ में आ रहा है? और उसके बाद होगा क्या हुआ में हु की मात्रा बदल जाएगी, क्या हुआ, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। ओके, मंदिर। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिए, अभी हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अगर आपको इरेजर मिल जाएगा तो। ओके ओके, ठीक है। नाउ मंदिर में आरती हो रही है, इसमें मंदिर में, मंदिर कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख बताता हूँ। मंदिर, ई की मात्रा बदल गई, फिर आरती की मात्रा भी बदल जाएगी। मंदिर में आरती हो रही है, बाकी सब करेक्ट है, और लास्ट में खड़ी पाई या फिर फुल स्टॉप, जिसका फुल स्टॉप पूर्ण विराम कहते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही निकाल न निकलने दे। देखिए कोई तो धमकी दे रहा है, क्या बोल रहा है कि तू ठहरी अकेली, दांत जबान को धमकी दे रहे हैं कि तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे, है ना। दांत क्या कर लेंगे? जबान को अंदर कैद कर लेंगे। तो तू ठहरी अकेली, यहाँ पे दांत थोड़ा सा रुकते हैं तो इसलिए यहाँ पे स्वल्प विराम आएगा। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, हाय, यानी कि ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, उद्गारार्थी चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको आपको ठीक से समझना है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है और ये पूर्ण विराम है। क्या फर्क होता है पूर्ण विराम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में? यहाँ पे साइड में देखिए, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये हो गया पूर्ण विराम, ये फर्क है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नाउ सबसे आखिरी और सबसे सुंदर प्रश्न, विभाग चौथा, रचना विभाग, निम्नलिखित किसी एक विषय पर अपने विचार लिखो। मेहनत का फल मीठा होता है। देखिए आप जब इसमें फ्रेज या फिर कुछ पोएम की पंक्तियां अगर ऐड करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि आप शुरुआत कर सकते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्व कर्मणि। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है परंतु फल पर ईश्वर का अधिकार है, इसलिए तुम कर्म करते रहो और तुम्हें क्या मिलता रहेगा? फल ईश्वर की मर्जी से मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहो। तो ये सुंदर सी पंक्तियां जो हमने गीता से उठाई है ये आप लिख सकते हैं। और ये अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता हो तो आपके लिए एक और इजी पैटर्न हमने राइट साइड में लेके आए जो आप देख सकते हैं। ये भी आप ऐड कर सकते हो लास्ट में। क्या ऐड कर सकते हो? क्या रीड करिए फटाफट, कि मेहनत का फल मीठा होता है, करता है मेहनत उसे मिलता है। सॉरी, मेहनत का फल मीठा होता है, करता है मेहनत उसे मिलता है, करके देखे जो मेहनत का काम, जिंदगी में मिलते हैं उसे आराम। मेहनत की मजदूरी देती है चैन,
जिंदगी में वही नहीं होता बेचैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसके घर हमेशा खुशियाँ आती। मेहनत का फल मीठा होता है, पता है वही जो मेहनत करता है, पाता है वही जो मेहनत करता है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ हम अपने पेपर का एंड करते हैं। और आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।